हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। बीपीएससी के हम लोग घटना चक्र सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 तक कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको बताया था दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो यहाँ पे ये शुरू की गई थी जहांगीर के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद के क्वेश्चंस के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 71st क्वेश्चन जो है वो है, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ईरान के शाह हैं और मुग़ल शासक हैं, इनके बीच जो झगड़े की जड़ वो था कांधार। कांधार नाम की जो जगह थी उस पर दोनों ही अधिकार करना चाहते थे। ईरान के शाह भी करना चाहते थे और मुग़ल शासक भी करना चाहते थे। तो ये हमेशा एक काइंड ऑफ कंटेंशन बना रहा दोनों के बीच में, एक संघर्ष की जड़ बनी रही दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, अकबर गलत है, नूरजहां गलत है, नेक्स्ट है जहांगीर और शाहजहां। तो यहाँ पे शाहजहां जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अकबर के फतेहपुर सीकरी के भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1638 में की थी। 1638 में शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की गई थी। और इसमें जितने भी जो प्रमुख साइट्स हैं, जो भी इमारतें बनाई गई है, वो उन्हीं के द्वारा ज़्यादातर बनाई गई है। जैसे कि अगर मुख्य बात की जाए तो लाल किला जो है वो सबसे प्रमुख है। ये एक लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जो इसकी विशेषता मानी जाती है, इसीलिए इसको लाल किला कहा जाता है। इसका जो निर्माण है वो 1648 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1648 में हुआ था। याद रखिएगा, 1638 में शहर बसाया गया था और लगभग इसके 10 साल बाद यहाँ पे लाल किले का निर्माण हुआ था। इसके अलावा जो इसका पश्चिम द्वार है उसका नाम है लाहौरी दरवाज़ा, और जो इसका दक्षिणी द्वार है उसको दिल्ली दरवाज़ा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, बस आप ईयर याद रखिए और किसके द्वारा बनवाया गया है इसकी जानकारी रखते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुग़ल काल का स्वर्ण युग कहा है? ठीक है, तो शाहजहां का जो शासनकाल था उसको स्वर्ण युग की जो एक पदवी दी गई है वो A.L. श्रीवास्तव के द्वारा दी गई है। A.L. श्रीवास्तव ये एक इतिहासकार थे जिन्होंने रिसर्च की होगी और उन्होंने पाया कि शाहजहां का जो शासनकाल था वो मुग़ल कालीन भारत का मुग़ल काल का स्वर्ण युग कहलाता है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है मुग़ल कालीन भारत। ठीक, तो मुग़ल कालीन भारत किसके द्वारा लिखी गई है? A.L. श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा दो और हिस्टोरियन की बात करते हैं, एक है J.N. सरकार और दूसरे हैं V.A. स्मिथ, जिन्होंने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णकाल मानने के पक्ष में नहीं रहे हैं ये। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर कला की बात की जाए या वास्तुकला की बात की जाए तो उस क्षेत्र में तो शाहजहां का काल जो था वो अच्छा था। बाकी अगर सभी पक्षों की बात की जाए तो ऐसा कुछ बहुत स्वर्ण काल जैसा नहीं दिखा था इन लोगों को, इसलिए ये लोग इस पक्ष में नहीं थे कि शाहजहां का जो काल है वो स्वर्ण काल है। इसके अलावा अगर S.R. शर्मा की बात की जाए तो उनके हिसाब से भी शाहजहां का काल स्पष्ट रूप से मुग़ल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। S.R. शर्मा जो है वो ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए हैं A.L. श्रीवास्तव, तो हम लोग A.L. श्रीवास्तव को सही मानेंगे। नेक्स्ट है, औरंगज़ेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे जिहाद जो है, तो यहाँ पे जिहाद जो शब्द है ये रिलीजन से संबंधित है। तो यहाँ पे मुस्लिम दारुल इस्लाम यानी कि इस्लाम के बारे में ये शब्द है जिहाद। यहाँ पे औरंगज़ेब द्वारा ये शब्द जो है ये चलाया गया था। ठीक, तो औरंगज़ेब जो थे वो एक सुन्नी मुसलमान हुआ करते थे और उनकी जो धार्मिक नीति थी उसमें वो एक सुन्नी कट्टरता के समर्थक थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जिहाद है, इस कानून के हिसाब से जो प्रत्येक धार्मिक मुसलमान है उसको अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुसलमानों को टारगेट करते हुए बोलते हैं। इसके साथ ही इनका कहना था जो गैर मुस्लिम शासन है या देश हैं उनके खिलाफ में या उनके विरुद्ध में धर्म युद्ध यानी कि जिहाद करना चाहिए। ठीक है, जब तक कि वह इस्लाम के राज में परिवर्तित ना हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे ये सीधा टारगेट करते थे गैर मुसलमान देशों को और कहते थे कि दारुल हब्र यानी कि जो गैर मुसलमान देश हैं उनको जिहाद करके मुसलमान में कन्वर्ट करना चाहिए। किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये औरंगज़ेब के द्वारा चलाया गया था।
नेक्स्ट है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ये पटना में हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं और इनका जो जन्म है ये 1666 में हुआ था, पटना बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1708 में हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मुहतसीब क्या था? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑफिसर है प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था जो कि लोक आचरण का अधिकारी था, लोक आचरण अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। उसका कार्य क्या था? तो प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना, प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखना और इसके साथ ही तो ये ओवरऑल जो बिहेवियर था उसके लिए जिम्मेदार था। तो यहाँ पे मुगल प्रशासन में मुहतसीब जो थे वो एक बड़े पदाधिकारी हुआ करते थे। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है। तो यहाँ पे कुछ मदद से संबंधित है। तो यहाँ पे मदद का अर्थ हो जाएगा विद्वान जो हुआ करते थे उनको दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्व मुक्त यानी कि किसी भी लैंड रेवेन्यू टैक्स से मुक्त एक भूमि जो थी वो दी जाती थी विद्वानों को। इसको मदद ए माश कहा जाता था। इसके साथ ही इसको सयूर गाल भी कहा जाता था, सयूर गाल, ये भी याद रखिएगा। ये सब शब्द जो है ये एक तरह से उर्दू के शब्द हैं, इसलिए थोड़े से समझने में दिक्कत करते हैं, बट यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि मदद माश कुछ मदद के लिए किया जा रहा है। तो विद्वान या धार्मिक लोगों को राजस्व मुक्त अनुदान भूमि दिया करते थे। इसके साथ ही इस भूमि का निरीक्षण जो है वो सद्र नामक व्यक्ति करता था। सद्र जो था पोस्ट थी, उसका दायित्व था कि इन अनुदानों का कोई दुरुपयोग ना हो, इनका निरीक्षण करते रहे। इसके साथ ही ये जो भूमि थी ये स्थानांतरित नहीं होती थी, ट्रांसफरेबल नहीं थी। जिसको भी अनुदान दिया जाता था उसके पास ये वंशानुगत रूप से रहती थी, यानी कि जनरेशन दर जनरेशन जो थी ये पास होती थी। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ठीक, तो यहाँ पे मयूर सिंहासन जो है कहा जाता है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और इस पे बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था वो था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला जो था ये अंतिम शासक था, क्योंकि इसके समय में एक आक्रमण हुआ था नादिर शाह का। नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ तो वो अपने साथ जो भी लूट का सामान ले गया था, इसके साथ ही इनका मयूर सिंहासन भी ले गया था। तो यहाँ पे 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया इसने और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। ठीक है, करनाल का युद्ध होता है, मुगल सेना पराजित हो जाती है, मोहम्मद शाह जो होते हैं वो हार जाते हैं और शाहजहां द्वारा बनाया हुआ मयूर सिंहासन साथ ही लूट का माल यानी कि आनंदराम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये ले गया था, कई हज़ार अशरफियाँ ले गया था, सोने के सिक्के। इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए का सोना ले गया था, 50 करोड़ के कुछ और ज्वेलरी ले गया था, कोहिनूर हीरा भी ले गया था और तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ईरान ले जाता है अपने साथ नादिर शाह, तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जितने भी अन्य शासक हुए हैं वो काफ़ी कमज़ोर हुए हैं, तो कुछ ना कुछ इन लोगों के आपस में राइवलरी चलती रहती थी, या फिर ये बहुत वीक थे या फिर इनको इन्हीं के जो सबॉर्डिनेट अधिकारी होते थे, जो इनसे निम्न पद के लोग होते थे, वही इनसे विद्रोह कर लेते थे। तो यहाँ पे गाजीउद्दीन जो है एक वज़ीर है, इसने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था किस मुगल बादशाह को? तो यहाँ पे हो जाएगा शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय को दाखिल नहीं होने दिया था। इसका वास्तविक नाम जो था वो अली गौहर था। इसका समय काल देख लीजिए 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक। याद रखिएगा जो लेटर मुगल्स हैं, लेटर मुगल्स मतलब कि जो औरंगज़ेब के बाद के मुगल्स हैं जो कि काफ़ी वीक रहे हैं शासन में, और इनका शासनकाल भी या तो 1 या 2 वर्ष तक चला है या फिर जो ज़्यादा समय तक चले हैं लेकिन बहुत ही वीक रहे हैं, बहुत कमज़ोर शासक रहे हैं। तो मुग़ल सम्राट का अंत एक तरह से हो चुका था। तो लेटर मुगल्स का जो सीक्वेंस है उस पर क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, तो वो आप लोग याद रखिएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इनके जो पिता थे उनका नाम था आलमगीर द्वितीय और ये जो है इनका नाम है शाह आलम द्वितीय।
इसके साथ ही ये दरबार, मुग़ल दरबार के बादशाह तो बन गए थे, लेकिन कुछ गुटबाजी होती थी इनके खिलाफ, जिसके चलते इनको बिहार में रहना पड़ता था। और दिल्ली का सिंहासन जो था वो 1760 से लेकर 1771 तक खाली पड़ा रहा। उसके बाद मराठा की सहायता से ये दिल्ली तक पहुंच गए। शाह आलम द्वितीय के समय दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार भी हो गया था। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है हम लोगों का। हम लोगों ने यहाँ पे मुग़ल्स के बारे में भी पढ़ लिया। मुग़ल कालीन भारत के बाद अब हमारा जो स्टार्ट होगा ये है आधुनिक भारत का इतिहास। मतलब यहाँ पे जो पुर्तगाली हैं या अंग्रेज़ हैं या जो भी फ्रेंच लोग थे, विदेशी जो भी यात्री थे और विदेशी जो आक्रमणकारी थे, जो यहाँ पे शासन करने के उद्देश्य से आते हैं, उन सभी लोगों की एंट्री हो चुकी है। तो उन पे जो क्वेश्चंस हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसरॉय भारत में कौन था? ठीक है, तो भारत में जो प्रथम वाइसरॉय था पोर्टुगीज़ का, वो था अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। तो 1505 से 1509 के बीच में इसकी टाइमलाइन है। 1505 में इसने भारत में एंट्री की थी और इसके साथ ही ये टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दीव पर कब्जा कर लिया था। जो दमन एंड दीव जो आइलैंड है तो उस पर कब्जा कर लिया था। 1509 में किसको हराया था? तो टर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना थी, उसको पराजित किया था। ठीक है, बाद में इसने कब्जा कर लिया था। तो पुर्तगाली जो था वो सबसे शक्तिशाली हो गए थे, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे अरेबियन सी वाला जो पूरा हिस्सा है ये इनके कंट्रोल में आ गया था। तो यहाँ पे पुर्तगाली जो थे वो इधर की तरफ काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे। इसके साथ ही इन्होंने अंजदीव में अपना किला भी बनवाया था। ठीक, कोच्चि की राजगद्दी में के उत्तराधिकार की समस्या का समाधान भी किया था। तो यहाँ की जो कंट्रीज़ थी, यहाँ के जो स्टेट्स थे, उन पे ये अपना कंट्रोल कर रहे थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो यहाँ पे समुद्री डकैती का कार्य जो है ये पुर्तगाली करते थे और इन्होंने बंगाल की खाड़ी वाला जो एरिया था उसका उपयोग किया था समुद्री डकैती के रूप में। तो हुगली का जो पोर्ट था वो हमेशा डकैतों से घिरा रहता था। तो यहाँ पे पुर्तगाली जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और यही शायद एक कारण था इनका, पुर्तगालियों का, कि ये ज़्यादा शासन नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये डकैत के रूप में ज़्यादा अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था इन्होंने, और ज़्यादातर ये समुद्री ताकत पे बिलीव करते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेज़ों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ठीक है, तो खान की उपाधि जो है जहांगीर ने दिया था कैप्टन हॉकिंस को। ठीक, तो हॉकिंस जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि दिया था जहांगीर ने। ठीक है, तो यहाँ पे हॉकिंस जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था, इसके साथ ही व्यापारी भी था। ठीक है, वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा था। ठीक है, याद रखिएगा 1608 में ये बादशाह जहांगीर से मिलने आया था। ठीक है, 1608 में वह आगरा में मुग़ल सम्राट जहांगीर से भेंट की। ठीक, जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब और फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि दी। अभी बात ये थी कि जो भी मिलने आते थे राजाओं से, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे गिफ्ट लेके आते थे और साथ ही हिंदी में बातें किया करते थे। तो इससे प्रभावित हो जाया करते थे, जो भी मुग़ल शासक हुआ करते थे वो प्रभावित हो जाया करते थे और कुछ ना कुछ उपाधि जो थी या फिर रिटर्न गिफ्ट कुछ ना कुछ दिया करते थे। तो यहाँ पर भी जहांगीर जो था इससे मिलने आया था 1608 में, आगरा में मिलने आया था जहांगीर से। कौन आया था? तो हॉकिंस आया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में 1612 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1612 में जो फैक्ट्री थी ये सूरत में स्थापित की गई थी। स्वाली का एक युद्ध हुआ था, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री जो थी वो स्थापित की थी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि पुर्तगालियों ने काफ़ी विरोध किया था इसका। पुर्तगाली जो थे वो सूरत पे कंट्रोल करते थे, गुजरात का जितना भी हिस्सा था वो पुर्तगालियों के अंडर था। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि यहाँ पे आकर एक युद्ध लड़ा, तो अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को हरा दिया था और बाद में इसके साथ ही जब युद्ध में जीत गए थे तो जहांगीर ने एक शाही फरमान दिया, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने सूरत में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री जो थी वो स्थापित कर ली थी।
ठीक है। तो अब इन्होंने अपना जो व्यापार है उसको अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा के में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की और अपना व्यापार जो था वो कई जगहों पे फैला दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो जो है वो भारत आया था। ठीक, तो सर थॉमस रो भी जहांगीर के समय ही भारत आए थे। तो यहाँ पे कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो ये दोनों ही जहांगीर के समय में भारत आए थे। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा और जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। याद रखिएगा वो कब आया, 1608 में। 1608 में ये आगरा में मिला था जहांगीर से, बट थॉमस रो जो है ये आते हैं 1616 में, ये अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे 1616 है और वो था 1608। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री जो है वो पटना में स्थापित की थी। याद रखिएगा डचों ने अपनी फैक्ट्री जो थी वो पटना में स्थापित की थी। कब की थी, 1632 में की थी, 1632 में की थी। ठीक है, तो यहाँ पे पुर्तगाली हैं, पुर्तगाली के अलावा यहाँ पे अंग्रेज़ हैं और अंग्रेज़ के अलावा यहाँ पे अभी डच जो है वो भी कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आ चुके हैं। तो डचों का भी आगमन हो चुका है भारत में और यहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है वो स्थापित की है पटना में 1632 में। इसके अलावा अगर इस उत्तर की बात की जाए तो ऐसा कोई प्रमाण जो है वो मिला नहीं है, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने 1632 इसका आंसर माना है, तो 1632 हम लोग मानेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम कार्नाटिक युद्ध जो है उसका कौन सा तत्कालिक कारण था। ठीक है, तो प्रथम कार्नाटिक युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था, ये अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच में प्रतिद्वंदिता जो थी उसके कारण हुआ था। तो हो सकता है ये कारण हो सकता है, लेकिन इसमें पूछा है तत्कालिक कारण क्या था। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग ये भी सही है, कर्नाटक की गद्दी का मसला ये भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि कर्नाटक की जो राजगद्दी है उस पर कौन बैठेगा उसी हिसाब से जो झगड़ा था वो हो रहा था। पर यहाँ पे अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण ये जो है जो कार्नाटिक का जो प्रथम युद्ध है वो 1746 से 48 में हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। 1740 में आरंभ हुआ था ऑस्ट्रिया में ये युद्ध, और यहाँ पे अगर इंडिया में देखा जाए तो इसका विस्तार जो है वो 1746 से 48 के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में ये युद्ध जो है इंडिया में प्रारंभ हुआ था 1746 ईस्वी में। अंग्रेज़ कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेज़ी सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया था, और यही जो था वो तत्कालीन कारण बना था युद्ध का। तो याद रखिएगा कैप्टन बर्नेट का नाम याद रखिएगा, ये अंग्रेज़ थे और इन्होंने अधिकार कर लिया था जो फ्रांसीसी जहाज़ है उस पर। तो यहाँ पे जो नवाब थे वहाँ के कर्नाटक के जो नवाब थे उनका नाम था अनवरुद्दीन। इन्होंने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था और फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए अपने भारतीय सैनिक भेज दिए थे, और जो फ्रांसीसी सेना थी उसका जो नेतृत्व था वो कैप्टन पैराडाइज कर रहे थे। 1748 में ये युद्ध समाप्त होता है, क्योंकि बाहर मतलब फॉरेन जगहों पे जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे एक संधि का नाम आता है जिसका नाम एग्स-ला-शैपेल है। एग्स-ला-शैपेल जो है वो 1748 में ये संधि हुई थी, और इसी संधि के बाद ही हमारे जो इंडिया में युद्ध हो रहा था अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के बीच में वो भी समाप्त हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है वो सेंट थोम के युद्ध के लिए स्मरणीय है। सेंट थोम का युद्ध हुआ था। सेंट थोम का युद्ध कब हुआ था ये पूछा जाता है, तो प्रथम कार्नाटिक वॉर में हुआ था। ईयर याद रखिएगा 1746 से 48। नेक्स्ट है 1760 का प्रसिद्ध वॉन्डी वॉश का युद्ध अंग्रेज़ों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो वॉन्डी वॉश का जो युद्ध है ये फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था, और माना जाता है इसके बाद फ्रांसीसी ताकत जो थी वो एकदम ख़त्म हो गई थी। ठीक है, तो ख़त्म होने के बाद
अब फ्रांसीसी जो है उनकी सत्ता जो है वो भारत में ख़त्म हो गई थी। कुछ अभी इलाके जो थे पौंडीचेरी वगैरह, वहाँ पर अभी भी फ्रांसीसियों का नेतृत्व था, लेकिन वो अंग्रेज़ों के रास्ते पे कभी नहीं आए। अंग्रेज़ जो थे वो एक छत्र राज जो था वो उनका हो गया था यहाँ पे। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो सही क्रम देखते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे कुछ निर्णायक युद्ध हुए थे जिसमें अंग्रेज़ों ने अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर लिया था। तो यहाँ पे अंबर का युद्ध है जो कि अगस्त 1749 में हुआ था। ठीक है, 1749 अगस्त में हुआ था अंबर का युद्ध। यहाँ पे मुजफ्फर जंग यानी कि और चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप एक अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब जो थे अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी जो है वो एक काइंड ऑफ राइवलरी चल रही है और कोई ना कोई किसी न किसी का साथ दे रहा है। अब होता क्या है कि यहाँ पे दो गुट बन जा रहे हैं। हैदराबाद पे कौन राज करेगा, इसके लिए कर्नाटक पे कौन राज करेगा, उसके लिए दो गुट बन जा रहे हैं। एक है मुजफ्फर जंग चंदा साहब और दूसरे हैं अनवरुद्दीन। तो यहाँ पे मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का साथ जो है वो फ्रांसीसी दे रहे हैं और अनवरुद्दीन का साथ जो है वो अंग्रेज़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रांसीसी जीत जाते हैं और फ्रांसीसियों ने के जो गवर्नर थे डुप्ले, इनको दक्षिणी भाग के मुग़ल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के जो मुग़ल प्रदेश थे उनका गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। डुप्ले का नाम अक्सर आता है जब भी फ्रांसीसी सेना की बात होती है। नेक्स्ट है प्लासी का निर्णायक युद्ध। ये जून 1757 में हुआ था, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला, इनके मध्य हुआ था, सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था जून 1757 में। इसके बाद परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने हरा दिया था नवाब साहब को और अंग्रेज़ों ने पूरे बंगाल पर अपना नियंत्रण कर लिया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अंग्रेज़ों के तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव जो थे, इन्होंने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया था और इसके साथ ही इनको सेवाओं के लिए 24 परगना की ज़मींदारी भी दे दी थी, इससे पुरस्कृत किया था। इसके साथ ही क्लाइव को भी भेंट के स्वरूप में इन्होंने वापस कुछ दिया था। बाकी बंगाल की पूरी जो जागीर थी वो अंग्रेज़ों के हाथ में लग गई थी। नेक्स्ट है वॉन्डी वॉश का युद्ध जो कि जनवरी 1760 में हुआ था। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इसमें फ्रांसीसी जो थे वो पराजित हो गए थे। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे आयरकूट और फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था काउंट दी लाली। तो यहाँ पे दोनों ही नाम इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि वॉन्डी वॉश के युद्ध से पहले कौन थे? तो यहाँ पे डुप्ले थे। डुप्ले के बाद अब यहाँ पे आ गए हैं काउंट दी लाली। नेक्स्ट है यहाँ पे बक्सर का युद्ध जो कि अक्टूबर 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध, यहाँ पे मीर कासिम जो थे वो अवध के नवाब और साथ ही सुजाउद्दौला, ठीक है, तो मीर कासिम, अवध के नवाब, सुजाउद्दौला और साथ ही मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोगों ने मिलकर अपनी एक संयुक्त सेना बनाई, अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़ा और बाद में युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेज़ जो थे वो विजयी हुए और बहुत बुरी हार हुई थी इन लोगों की। अंग्रेज़ों का नेतृत्व जो था वो हेक्टर मुनरो कर रहे थे और इसके बाद से ये इतना निर्णायक युद्ध साबित हुआ कि इसके बाद से अंग्रेज़ों का जो था वो परचम बुलंद हो गया और यहाँ पे जो सभी शासक थे उनकी हार हो गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज़ अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ठीक है, तो यहाँ पे स्वाली का युद्ध हुआ था। कब हुआ था ये हमने देखा है ऑलरेडी, 1611 में हुआ था। ठीक, थॉमस बेस्ट जो थे वो अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे स्वाली का युद्ध हुआ था। इसके बाद ही यहाँ पे अंग्रेज़ों ने फैक्ट्री जो थी अपनी स्थापित की थी, 1612 में फैक्ट्री लगाई थी सूरत में और वहाँ पे स्वाली का युद्ध लड़ने के बाद वहाँ पे जो पुर्तगाली थे उनको हरा दिया था। तो यहाँ पे पुर्तगालियों का एकाधिकार हुआ करता था, उसको समाप्त कर दिया। अंग्रेज़ों ने युद्ध जो था वो जीत लिया था और इससे जहांगीर भी एक तरह से खुश हो गए थे क्योंकि उनको लगा कि कोई तो है जो पुर्तगालियों से भी लोहा ले सकता है। नेक्स्ट है उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। ठीक, तो शोरा और अफीम जो था वो यहाँ पे बिहार में इसको खेती की जाती थी और यहाँ से यूरोप वासियों को पहुँचाया जाता था। तो शोरा और अफीम के लिए फेमस था बिहार। ठीक,
नेक्स्ट है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, बिहार में खेती हुआ करती थी अफीम की। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का जो बिहार है वो अफीम के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ था तो उसके बाद इलाहाबाद की संधि की गई थी। इलाहाबाद की संधि में ये हुआ कि मुर्शिदाबाद जो है वो अब इनके कंट्रोल में आ जाएगा, अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ जाएगा, और यहाँ के लिए एक उप दीवान बनाया गया था। तो व्यक्ति का नाम याद रखिए, मोहम्मद रज़ा खान। मोहम्मद रज़ा खान जो थे, इन्हीं को मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया गया था, मुर्शिदाबाद का उप दीवान। तो जब शाह आलम हार गए थे, सम्राट शाह आलम जब हार गए थे, तो इन्होंने इलाहाबाद की संधि की थी। 1765 में ये संधि हुई थी। जो युद्ध था वो 1764 में हुआ था, बक्सर का युद्ध। 1765 में अंग्रेज़ों के द्वारा संधि की इन्होंने, और इलाहाबाद में इन्हें संरक्षण मिला था। शाह आलम ने 12 अगस्त को के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है वो स्थायी रूप से दे दी थी। ठीक है, तो बंगाल और बिहार और उड़ीसा 3 जगहों की दीवानी जो थी वो अंग्रेज़ों के हाथों में आ गई थी, जिसके बदले सम्राट को 26 लाख रुपए जो थे वो अंग्रेज़ों ने दिए थे। इसके साथ ही कुछ और पैसे भी दिए थे। तो बहुत कीमत जो है वो बड़ी लग रही है, बट उस लिहाज से काफ़ी कम थी, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो था काफ़ी उन्नत प्रदेश था, और यहाँ से अगर टैक्स लेती अंग्रेज़ सरकार तो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को प्रॉफिट हो जाता। तो जब ये कंट्रोल इनके हाथ में आ गया तो यहाँ पे दीवानी का कार्य जो है वो बंगाल के लिए मोहम्मद रज़ा खान को दे दिया था, बिहार के लिए राजा शिताब राय को दे दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार के लिए राजा शिताब राय, मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रज़ा खान को दे दिया गया था। मोहम्मद रज़ा खान जो थे वो उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। ठीक है, तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मुर्शिदाबाद को मोहम्मद रज़ा खान को दे दिया गया था और बिहार को राजा शिताब को, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? यहाँ पे स्पेसिफिकली डेट के साथ पूछा है। तो 12 अगस्त 1765 को इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे अंग्रेजी संरक्षण इनको प्राप्त हो गया था। इसके अलावा इन्हें इलाहाबाद में रखा गया था। इलाहाबाद तथा जो कड़ा का क्षेत्र था वो नवाब ने छोड़ दिया था। इसके साथ ही फरमान के द्वारा इन्होंने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो थी वो स्थायी रूप से दे दी थी। इसके अलावा कुछ पैसे इनको मिल गए थे। शाह आलम द्वितीय के समय ही अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो 1803 की बात है जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा इनके जो 2 उत्तराधिकारी हुए, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, ये दोनों ही पेंशन भोगी मात्र ही रह गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। इन्होंने शासन नहीं किया। ठीक है, तो दिल्ली जो थी वो किसके टाइम पे छीन ली गई थी? शाह आलम द्वितीय के समय में। नेक्स्ट है मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र। ठीक है, बहादुर शाह ज़फ़र कब आते हैं? तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि शाह आलम द्वितीय के समय में दिल्ली जो था वो अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था। इसके बाद 2 उत्तराधिकारी आते हैं, एक आते हैं अकबर द्वितीय और दूसरे आते हैं बहादुर शाह द्वितीय। ये बहादुर शाह द्वितीय जो है यही बहादुर शाह ज़फ़र के नाम से जाने जाते हैं। और इनका जो साम्राज्य था वो दिल्ली तो छिन गया था इनसे, तो इनका जो साम्राज्य था वो काफ़ी छोटा हो गया था। तो इनके समय में तो शासन रहा ही नहीं था। बेसिकली देखा जाए, साम्राज्य की बात कर रहा है यहाँ पे, इनके समय में तो साम्राज्य बचा ही नहीं था, सब अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया था। तो यहाँ पे ये स्टार मार्क्ड क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए इनके जो शाह आलम द्वितीय हैं, शाह आलम द्वितीय, इनके बारे में एक बात कहा जाता था कि दिल्ली से पालम तक इनका राज्य जो था वो सिमट कर रह गया था, काफ़ी छोटा हो गया था, दिल्ली से पालम तक रह गया था। ये किसके बारे में कहा जाता है? शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता है। शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र जो थे इनके साम्राज्य ही नहीं बचा था, तो सीमा क्या रहेगी? तो सभी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ठीक, तो यहाँ पे रणजीत सिंह जो थे ये पंजाब के, लाहौर के शासक हुआ करते थे। इन्होंने कोहिनूर हीरा जो था ये प्राप्त किया था शाह सूजा से। शाह सूजा एक व्यापारी था लाहौर का, और वहाँ पे
क्या होता है कि पंजाब में अहमद शाह अब्दाली जो रहते हैं, अब्दाली जो होते हैं वो उसी वंश के रहते हैं जिसमें नादिर शाह बिलोंग करता है। नादिर शाह कोहिनूर लेके गया था भारत से, तो यहाँ पे जब उनकी मृत्यु हो जाती है उनके वंशजों की, तो अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि जो छोटे छोटे भाग थे ये सिखों के अधिकार में हो जाते हैं। ठीक है, तो अफ़गानों में आंतरिक झगड़ा होता है, उस कारण से रणजीत सिंह की स्थिति जो होती है वो दृढ़ हो जाती है। तो यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली का जो पौत्र होता है शाह सूजा, ये काबुल की गद्दी पर बैठता है और इनकी कुछ मदद करते हैं रणजीत सिंह, और बदले में क्या होता है कि इनके बीच में एक काइंड ऑफ दोस्ती हो जाती है, कुछ सहायता मांगते हैं और उसके बदले में कोहिनूर हीरा जो है वो भेंट करते हैं। ठीक है, तो शाह सूजा जो होते हैं किसके पौत्र होते हैं? अहमद शाह अब्दाली के होते हैं। अहमद शाह अब्दाली किसके जनरेशन का होता है? नादिर शाह की जनरेशन का होता है, जो कि कोहिनूर चुरा के ले जाता है। तो वापस कोहिनूर जो है वो इंडिया में वापस आ जाता है। रणजीत सिंह जो होते हैं लाहौर के राजा हैं, उनके नेतृत्व में ये सभी कार्य होते हैं। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ बनाई थी? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और टीपू सुल्तान इसके साथ ही हैदर अली के बीच में ये युद्ध होता है। ठीक है, तो वो अभी हम लोग आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। यहाँ पे टीपू सुल्तान की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। फ्रांसीसियों के साथ इनका अच्छा संबंध था, तो इन्होंने राजधानी बनाई थी और साथ ही यहाँ पे फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। ठीक है, तो इसको कहा जाता है ट्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, ट्री ऑफ लिबर्टी या फ्रीडम कहा जाता है। यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई, जैकोबिन क्लब की स्थापना की, साथ ही मैत्री के लिए एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। इसके साथ ही जब अंग्रेज़ों ने इन पे आक्रमण किया तो इन्होंने सहायता के लिए अरब, इस्तांबुल जिसको कस्तुनतुनिया कहा जाता है, काबुल, मॉरिशस में अपने राजदूत भेजे थे सहायता के लिए। ठीक है, तो ये सभी जो जानकारी जो है वो इम्पॉर्टेंट है टीपू सुल्तान के बारे में। नेक्स्ट है अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ठीक, तो यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम किसकी राजधानी था? टीपू सुल्तान का। तो यहाँ पे जो संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि, जब टीपू सुल्तान बुरी तरह से हार जाते हैं अंग्रेज़ों के हाथों, तब वहाँ पे संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे 1792 में ये संधि होती है, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि। और इस संधि में जो अंग्रेज़ों के नेतृत्व करते हैं वो कार्नवालिस होते हैं, और मैसूर से टीपू सुल्तान जो होते हैं उनके नेतृत्व में ये संधि होती है। ये जो संधि हुई थी ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। इससे पहले 2 और युद्ध हो चुके हैं, जिसमें हैदर अली के साथ भी युद्ध हुआ है और हैदर अली की मृत्यु होती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। यहाँ पे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर रहा है, इसका जो टाइमलाइन है वो है 1790 से लेकर 92 तक। तो यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इसमें टीपू जो है वो बुरी तरह हार जाते हैं। इन्हें अपने देश का लगभग 1/2 भाग जो है वो अंग्रेज़ों को देना पड़ता है, साथ ही हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देने होते हैं। ठीक है, और अगर इन्होंने ये रुपए नहीं दिए तो इनके जो 2 पुत्र थे वो अंग्रेज़ों के कब्जे में तब तक रहेंगे जब तक ये रुपए नहीं दे देते। तो ऑफकोर्स 3 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम थी। तो यहाँ पे जो इनके पुत्र थे उनको भी अंग्रेज़ों का बंदी के रूप में रहना पड़ा। तो यहाँ पे आधुनिक भारत का हम लोगों ने 17 क्वेश्चन कर लिया है। यहाँ पे हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध तक पहुँच गए हैं। इसके बाद यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो किस सन में हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी BPSC RO और आने वाले जो भी UP SSSC के एग्ज़ाम्स हैं, ये स्पेशली फोकस कर रहे हैं हम लोग PET के लिए, इसके लिए बैच चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोगों के चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।